चौहान, साथ एक बार फिर से आप सभी के पाइवट क्लासेस में। और जैसा कि बेटा हम लोग रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स को एक बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन अंदाज में आपको समझा चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं जाकर देखी है, जाकर आप फटाफट से देखो एंड कमेंट करो कैसी लगी। और बेटा अभी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, लेकिन चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर। और आपके दिमाग में एकदम इसको छाप दूंगा मैं, यानी ऐसा मैं आपको समझा दूंगा, ये मत सोचना कि सर डिजिटल बोर्ड नहीं है वगैरह। बस 2 मिनट मुझे दो, आपके दिमाग में छाप दूंगा मैं आप इस चैप्टर को। 2 मिनट के इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के लेवल का मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, एकदम मजा आने वाला है आप लोगों को। तो फटाफट से शुरू करते हैं बेटा, चैप्टर की कंडीशन कहां से स्टार्ट होता है। देखो आप ये लिखे हुए पर ध्यान मत दो, जस्ट मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, अभी ध्यान से समझना। देखो होता यह है बेटा, हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स को कवर किया, वेव ऑप्टिक्स को कवर किया। तो हुआ यह कि जब वेव ऑप्टिक्स को पढ़ रहे थे तो कुछ फिनोमिना हम लोगों ने पढ़े, जिनमें से था सर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने स्टडी किया तो हम लोगों को यह प्रूफ हो गया कि भाई लाइट हैज अ वेव नेचर। ठीक है, लाइट हैज अ वेव नेचर। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तब आता है जब 1887 में हर्ट्ज नाम का साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करता है। 1887 में जो हर्ट्ज थे वो रेडियो वेव्स पर थ्योरी कर रहे होते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। एंड तभी वो नोटिस कर रहे होते हैं कि जब भी एक यूवी रेज, सन की जो यूवी रेज है, मेटल शीट पर पड़ती हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। अब ये जो फिनोमिना था इसने सारा गेम बदल दिया, क्योंकि यार ये फिनोमिना तो केवल तभी हो सकता है जब लाइट में क्या हो, पार्टिकल नेचर हो। तो इसी तरह से फिनोमिना को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले फिनोमिना ने यह प्रूफ कर दिया कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर रखती है। अभी तक इससे पहले जो हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा था उसमें हमने जाना कि भाई लाइट जो है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन इसमें फिनोमिना होते हैं जो ये प्रूफ करता है कि भाई साहब कि लाइट हैज अ वेव नेचर। लेकिन आगे हम जैसे ही चले तो आगे हमने एक फिनोमिना देखा जिसका नाम है सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसने ये प्रूफ कर दिया कि भाई लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। बस दोनों को है ना कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है और लाइट में वेव नेचर भी होता है। इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है इसी को कहा जाता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, क्योंकि लाइट दोनों नेचर शो करती है, पार्टिकल का भी और वेव का भी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। बोलो आया मजा आप लोगों को? अभी अगर मजा आ गया तो पूरी वीडियो आराम से देखो, और जब समझ में आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो मेरे प्यारे बच्चे अभी तक भी 12th की तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, भाई शुरू कर दो। और उन सभी दोस्तों को भेज दो जो अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं कर रहे थे, उनको भी ये वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो अब होता क्या है कि सर यहाँ पर एक वर्ड लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? तो इसे समझाने से पहले आपको यह समझना होगा कि भैया फोटो है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन यानी ये क्या होता है बेटा? ये क्या है सर? इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है? तो इसको पहले समझेंगे, तब जाकर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन जो ये है, ये होता क्या है सर? तो इट इज अ फिनोमिना, मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। इट इज अ फिनोमिना, ठीक है जी, ये एक तरह का ऐसा फिनोमिना है, ठीक है। इट इज अ फिनोमिना इन विच द इलेक्ट्रॉन eject out from the surface of metal sheet। ठीक है जी, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट यानी बाहर निकल आता है। ठीक है, इट इज द फिनोमिना इन विच द इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल शीट। जब भी कोई आप मेटल शीट लेते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, जब आप उसके एटम को हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकलेगा, है ना, इजेक्ट आउट करेगा। तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है, समझो दिमाग का खेल है, एकदम मस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। यानी देखो भाई, अगर आप एक काम करो, आप कुर्सी पर बैठे हो और मैंने आपके नीचे आग लगा दी, तो क्या होता है? गरम गरम लगेगा, सीधी सीधी बात है। अब बोलोगे हाँ जी सर, क्यों लगेगा भाई? क्योंकि रीजन ये है क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम्स, है ना, हर चीज एटम से बनी है। एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जब से ही आप एटम को हीट करोगे तो क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर जंप कर जाते हैं, अपने आगे बाहर निकल जाते हैं। तो इसी तरह के फिनोमिना को हम कह रहे हैं, आप बोलोगे क्या सर?
इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है ये भाई साहब 4 टाइप से होता है। पहला होता है थर्मल, ठीक है जी, थर्मल एमिशन। थर्मल एमिशन पहला होता है, थर्मल एमिशन। आप बोलोगे सर थर्मल एमिशन क्या है, ठीक है, थर्मल एमिशन क्या है, तो इसको समझा देते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, आप किसी भी एटम को हीट प्रोवाइड करते हो और हीट प्रोवाइड करके आप क्या कर देते हो सर, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देते हो, यानी इजेक्टिंग आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय प्रोवाइडिंग द हीट, ठीक है, इजेक्टिंग आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय प्रोवाइडिंग द हीट, यानी हीट प्रोवाइड करके आप इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हो, तो इस फिनोमिना का नाम है सर थर्मल एमिशन। दूसरा फिनोमिना क्या होता है सर, दूसरा फिनोमिना होता है फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है कि सर आप लोग क्या करते हो, रेडिएशन देते हो, है ना, लाइट रेडिएशन आप लोग पास करते हो, और इसे पास करने से, रेडिएशन जब आप पास करते हो तो रेडिएशन जब पास होती है तो सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट आउट हो जाता है। तीसरा फिनोमिना है सर, है ना, फिर से बता देता हूं कि व्हेन यू फॉल द रेडिएशन, यूवी रेडिएशन ऑफ सनलाइट ऑन द मेटल सीट, जैसे आप मेटल सीट पर सन की रेडिएशन डालते हो तो क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस फिनोमिना इज नोन एज द फ्लो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थर्ड जो होता है सर आपका वो होता है सेकेंडरी, ठीक है जी, सेकेंडरी एमिशन। इसमें क्या होता है सर, सेकेंडरी एमिशन में इसमें क्या होता है कि जैसे मेटल सीट है और मेटल सीट पर हम लोग क्या करते हैं, कोई प्राइमरी हमने फोटोन या इलेक्ट्रॉन दिया, उसको एनर्जी दी और वो मेटल सीट से टकराया। जैसे बचपन में कंचे खेलें तो जब आप कंचे पर ऐसे निशान लगाते थे तो वेलोसिटी किसको दे रहे हो सर, फर्स्ट वाले को, लेकिन जैसे वो दूसरे कंचे से टकराएगा तो बाहर चला जाएगा, तो एज लाइक दैट। तो हमने पहले किसको एनर्जी दी है, फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लेकिन वो किससे टकराया, सेकंड किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया और टकराने के बाद वो इजेक्ट आउट हो गया फ्रॉम द मेटल सीट, ठीक है। तो ये फिनोमिना होता है सेकेंडरी एमिशन। फिर होता है फोर्थ फिनोमिना सर, फील्ड एमिशन। क्या होता है बेटा, फील्ड एमिशन, ठीक है, फील्ड एमिशन। अब फील्ड एमिशन में क्या होता है बच्चे, फील्ड एमिशन में हम आपको बता रहे हैं कि भैया यहां पर आप लोग एक क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग प्रोवाइड करते हो, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके भी आप क्या करते हो, मेटल सीट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देते हो। तो ये चारों टाइप आपके होते हैं सर, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस। आपको समझ में आया होगा एकदम तरीके से कि चारों चीजें होती हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, थर्मल एमिशन में क्या होता है कि सर हीट प्रोवाइड करते हैं हम एटम को, और हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है मेरे बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल सीट। सेकंड होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या करते हो आप, सन की यूवी रेडिएशन कहां देते हो सर, मेटल सीट को देते हो, जिससे क्या होता है, एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट हो जाते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस। सेकेंडरी एमिशन बताइए, तो मैंने कहा इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी पास करते हैं जो सेकेंडरी से हिट करता है और सेकेंडरी वाले को इजेक्ट आउट कर देता है फ्रॉम द मेटल सीट। थर्ड वाला क्या है सर, फील्ड एमिशन। तो इसमें आप क्या करते हैं कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं जो हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने में। इनकी डेफिनेशन मैं नेक्स्ट पेज पर लिख दूंगा, आप वहां से इसको राइट डाउन कर लेंगे कि चारों डेफिनेशन क्या है। आई होप आपको चारों सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और मजेदार तरीके से आपकी अब शुरुआत होती है किसकी सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी बोले तो डुअल नेचर ऑफ मैटर। इस डुअल नेचर ऑफ मैटर में हमें सारा फिनोमिना ही किसका पढ़ना है सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करना है बिल्कुल डिटेल से, और जैसे ही आपकी डिटेल खत्म होगी वैसे ही आपका चैप्टर भी एंड हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन जिन बच्चों को अभी तक ये सारी चीजें समझ में आई, फटाफट से लाइक करो वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लो। अब शुरुआत होती है आपके इस चैप्टर की, है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं। तो चलो नेक्स्ट पेज की तरफ। हार्मोनिक एमिशन था एंड आपका सेकेंडरी एमिशन था एंड आपके पास में भैया फील्ड एमिशन था एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। मैंने उन सभी का आपका डेफिनेशन राइट डाउन कर दिया है, तो आप लोग एक बार डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आप लोगों को इसको एकदम तरीके से समझाता हूँ। आई होप कि आपने ये ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नाउ अब इसको एक एक करके समझाते हैं कि जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था क्या ये वही है या अलग है कुछ डेफिनेशन। देखो थर्मोनिक एमिशन क्या कहता है, व्हेन अ मेटल शीट इज हीटेड, ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं मेटल शीट को हीट करते हैं, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन गेट, ठीक है, गेट द सफिशिएंट एनर्जी एंड पुल्ड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ शीट।
तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो सफिशिएंट एनर्जी लेंगे और क्या हो जाएंगे सर, किससे बाहर निकल आएंगे, आप बोलोगे सर सीट से बाहर निकल आएंगे। तो बस इसी को हम कहते हैं क्या, थर्मोनिक एमिशन। ठीक है, और जब भी इसको भूल जाओ तो याद रखना कि सर चेयर के नीचे आग वाली जो कंडीशन मैंने बताई है, फिर नहीं भूलोगे आप इसको। सेकेंडरी एमिशन में देखो क्या कह रहा है, मैंने कहा था जब एक हाई स्पीड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन किससे स्ट्राइक करता है, किसी सेकेंडरी फ्री इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है, तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, वहां से पुल्ड आउट हो जाता है फ्रॉम द मेटल शीट। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या आती है सर, फील्ड एमिशन क्या होता है कि व्हेन वी अप्लाई अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 टू द पावर 8 टू 10 टू द पावर 9 वोल्ट पर मीटर का अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है सर, इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर फेंक देता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज द फील्ड एमिशन। एंड उसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें क्या है सर, द फिनोमिना ऑफ इजेक्टिंग आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल शीट। देखो इसको बिल्कुल ध्यान से स्टडी करना, यही है आपका सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से आपकी शुरुआत हो जाएगी अब चैप्टर की। यही सबसे खतरनाक चीज है, यही सबसे खतरनाक चीज है, समझ लो। लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूं एक एक चीज आपके दिमाग में जाएगी। अभी तक जैसे सारी चीजें आपके दिमाग में गई है ना, तो उसी तरह से जो आने वाले फिनोमिना है एक एक लाइन में मैं आपको समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला भाई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या हुआ कि द फिनोमिना ऑफ इजेक्टिंग आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल शीट व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, या याद रखना है ना, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जब लाइट फॉल करेगी तभी क्या होगा सर, मेटल की सीट से ये बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, तभी ये मेटल की सीट से क्या होंगे सर, बाहर निकलेंगे। तो ये आप डेफिनेशन कई बार नोट कर लो, ठीक है, लिख लो इसको आराम से एकदम तरीके से। अब इतना होने के बाद में हम लोग ये समझते हैं, बेटा ध्यान से समझो पहले मेरी एक बात, ठीक है, आप लोग फिर इसको रफ करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। मुझे एक बार बताओ, हमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में या किसी भी रेडिएशन में मुझे एक बात बताओ, एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में। भाई आपने अगर किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एक सूटेबल एनर्जी देनी होगी। अगर वो एनर्जी कम रह गई तो क्या वो बाहर निकल पाएगा, आप सोचकर बताओ। भाई अगर कोई एनर्जी किसी मिनिमम वैल्यू पर रह गई तो क्या वो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। आपने हीट तो किया लेकिन इतना हीट नहीं किया कि वो बाहर निकल सके, तो क्या वो बाहर निकलेगा, बोलोगे नहीं सर। तो बेटा कितनी एनर्जी हमें चाहिए ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाए, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं इसको, वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी दो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकता है, याद रखना, द मिनिमम एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल की सीट से बाहर करने के लिए चाहिए, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो अगला हेडिंग हमारा यही होगा, वर्क फंक्शन। एंड इसके बारे में सारी बातें आपको डिटेल से समझाते हैं और फिर हम लोग हर्ट्ज, लेनार्ड एंड मिलीकन वाले एक्सपेरिमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे एकदम तरीके से। तो चलो मेरे बच्चे हेडिंग डाल लो आप लोग, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग चल रहे हैं वर्क फंक्शन की तरफ। एंड वर्क फंक्शन मैंने आपको बताया था कि बेटा वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या है कि वो मिनिमम अमाउंट, देखो समझो, मान लो ये मेटल शीट है ना, एकदम तरीके से समझो, यहां पर डायग्राम के साथ में पढ़ा करो। भाई एक मेटल शीट है और इस मेटल शीट में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है। आप मुझे बताओ, एक बात ध्यान से समझो, आप कहोगे हाँ सर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है। भाई जब रेडिएशन आएगी, जो सन की रेडिएशन यहां पर आएगी, है ना, आप समझना, तो जब सन की रेडिएशन यहां पर आ रही है तो सबसे पहले कौन से वाले हीटेड होंगे, आप बोलोगे सर नीचे वाले हीट होंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद ये वाले हीट होंगे। तो आप मुझे बताओ, ये तो जल्दी से इजेक्ट आउट हो जाएंगे, क्या ये उतनी जल्दी से इजेक्ट आउट होंगे, आप बोलोगे नहीं सर। तो भाई साहब हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग क्या होगी सर जी, क्या होगी सर, मिनिमम एनर्जी होगी, ताकि वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकल सके सर, मेटल की सरफेस से बाहर निकल सके। तो वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को क्या करने में सर, सीट से सरफेस से बाहर निकलने में, तो वो मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। और इस वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं, ये जो हमारा वर्क फंक्शन है इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू नॉट। कई जगह डब्ल्यू, कई जगह डब्ल्यू नॉट, कई जगह फाई, अलग अलग होते हैं, बट हम लोग यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं इसको डब्ल्यू नॉट से। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई ये जो वर्क फंक्शन है, आप लोग एकदम तरीके से ध्यान से समझते रहो, ये जो बेटा वर्क फंक्शन है, क्या ये सभी मेटल के लिए सेम होगा, आप मुझे बताओ, क्या ये सभी मेटल के लिए सेम होगा। आप बोलोगे नहीं सर, मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो तो अलग अलग है। भाई मान के चलो मेटल सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, तो क्या सभी के लिए सेम हो जाएगा, नहीं भाई साहब। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल।
नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल आप ले रहे हैं, तो उस पर ये डिपेंड करेगा। और हर मेटल का जो मेटल की शीट है उसका अलग अलग क्या होगा, वर्क फंक्शन होगा। बात समझ में आ गई, ध्यान रखना। इसका एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, सॉरी एसआई यूनिट क्या होता है, तो मैंने बोला इसका एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप कहोगे सर ये क्या बला है, भाई ये चीज ना मैंने सेकंड चैप्टर में भी आपको पढ़ाई थी, चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन फिर मैं दोबारा से भी आपको लिख दूंगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो क्या है भाई, समझना ध्यान से, ये भी आपको एकदम तरीके से यहीं से समझ में आएगी। देखो बेटा, मैंने बोला कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी, अब एनर्जी किसको मिली सर, इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन को मिली तो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट आउट होकर क्या कर रहा है सर, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है सर जी, वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन की वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है जिससे वो एसिलरेट कर रहा है, जिससे वो मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है सर, द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट प्रोवाइड द एक्सीलरेशन टू द इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी भी एक मिनिमम लेवल से कम है तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेगा। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को पुश दे रही है ताकि वो एक्सीलरेट कर सके, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखना भाई, वर्क फंक्शन नेचर के, मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है। ये डिनोट होता है डब्ल्यू नॉट से, एंड इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप जूल में कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। याद रखना ये आगे काम आने वाला है आपके न्यूमेरिकल्स में, है ना, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, तो हर एक बच्चा ध्यान रखे। और इस चीज को भी ध्यान रखे कि बेटा आपका जो वर्क फंक्शन होता है हर मटेरियल का अलग अलग होता है, इसको भी हम कहां प्रूव कर देंगे, आपके न्यूमेरिकल में। तो आई होप कि आपको वर्क फंक्शन एकदम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को ताकि वो मेटल की सीट को छोड़कर बाहर जा सके। और इसका जो हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू नॉट से, ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर। एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है सर, काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जिससे वो एक्सीलरेट कर रहा है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। अभी तक यार अगर सारी चीजें समझ में आई हो तो मेरे भाई इतना कृपा कर दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने उन दोस्तों को भेज दो जो अभी तक स्टडी नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसे देखने के बाद जरूर स्टडी करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में डाल दूंगा हर एक चीज। अब खेल शुरू होता है वर्क फंक्शन के बाद, अब खेल शुरू होता है आपका किसका सर, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनेंगे 1887 में, ठीक है, हर्टज जो थे, ठीक है बेटा हर्टज। चलो इसको मैं एक काम करता हूं, पहले रफ कर लेता हूं और रफ करने के बाद जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए उन्हें यहां पर लिख लिख कर एक एक करके आपको समझाता हूं, ठीक है, एक एक करके आपको समझाता हूं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पर और क्या क्या उन्होंने थ्योरी दी है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है, मजा आ जाएगा, इतना मैं कह रहा हूं आपको, गारंटीड, ठीक है। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप एक काम करो, मैंने जितने भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, जितने ने भी इसमें एक्सपेरिमेंट किया है, वो सभी साइंटिस्टों की थ्योरी मैंने यहां पर राइट डाउन कर लिया है। तो पहले आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएं। अब आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जैसे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है, अब ध्यान से समझो बेटा। अब होता क्या है, देखिए, अब यकीन मानो लिटरली यहाँ पर बहुत टाइम वेस्ट होता है आप लोगों के लिए लिखने के लिए, बट मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोगों का नोट्स भी कंप्लीट होते रहें और आप इस चैप्टर को डिटेल से समझते भी चलें। दैट्स वाई मैं यहाँ पर आपका लिख रहा हूं। आप लोग देखो, अब शुरुआत होती है 1887 से। ये जो दौर था 18 का, है ना, 18 सेंचुरी का जो दौर चल रहा है 1880 सेंचुरी के आसपास में, तो इसमें क्या है सर, हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का दौर था, है ना, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का दौर था ये। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारे ये साइंटिस्ट थे हर्टज, 1887 में ये ऑब्जर्वेशन कर रहे थे रेडियो वेव्स का। और उसी ऑब्जर्वेशन के दौरान ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब सन की यूवी रेज किस पर फॉल होती है, मेटल शीट पर फॉल होती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है कि ये जो है रेडियो वेव्स पर थ्योरी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे यूवी रेज सनलाइट जो है किस पर आकर फॉल होती है, मेटल शीट पर, तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। इस चीज को सॉरी
इस चीज को सबसे पहले नोटिस किसने किया था? हर्ट्ज ने। तो हर्ट्ज ये सारा ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करते हैं। फिर अब हम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर्ट्ज जो है रेडियो वेव्स की थ्योरी कर रहे थे, तो ये इस पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जो हॉलवेस एंड लेनार्ड हैं, देखो आपको नाम लिख रहा होगा, हॉलवेस एंड लेनार्ड, ये इसका सर डीपली क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो हॉलबर्ग क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले 1888 में, यानी 1888 में ये जो है इसके अराउंड के आसपास, एक साल के बाद ये एक सिस्टम बनाते हैं, ये इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट देखो कैसे लिखा इन्होंने कि 2 जिंक प्लेट ली, जिनको इन्होंने इवैक्यूएटेड ट्यूब में रख दिया। अब इवैक्यूएटेड ट्यूब यानी जिसमें निर्वात होता है, यानी वैक्यूम होता है, तो इवैक्यूएटेड ट्यूब में इन्होंने इसको रख दिया और इनको कनेक्ट कर दिया इन्होंने किससे सर? बैटरी के टर्मिनल से। एक प्लेट को इन्होंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरे प्लेट को इन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल से। इससे कनेक्ट करने के बाद इन्होंने यूवी रेज को डाला, और यूवी रेज जैसे ही डालते हैं तो सर करंट पास हो जाता है। समझो क्या पास होता है? करंट। यानी इन्होंने ये देखा कि भाई साहब अगर मैं इस तरह से एक सिस्टम बनाता हूं और यूवी रेज नेगेटिव प्लेट पर डालता हूं, ध्यान से समझिएगा, ये थ्योरी मैंने यहां नहीं लिखी है। इन्होंने कहा कि अगर हम यूवी रेज किस पर डालते हैं? नेगेटिव प्लेट पर डालते हैं, तो नेगेटिव प्लेट पर डालने से क्या होता है सर जी? करंट पास होता है। और ये भी नोटिस किया कि जब तक यूवी रेज हैं, जब तक यूवी रेज फॉल होंगी, तभी तक ये करंट पास होगा। जब तक आपकी यूवी रेज डलती रहेंगी तब तक ये करंट पास होता रहेगा। आप यूवी रेज डालना बंद कर दो, ये करंट भी फ्लो होना बंद हो जाएगा। ये सारी घटना कौन नोटिस कर रहे हैं? हॉलबर्ग नोटिस कर रहे हैं 1888 में, इनके एक साल बाद, क्योंकि उन्होंने ये थ्योरी दी। अब इन्होंने तो ये रेडियो वेव्स पर वर्क करने चले गए और ये सर इस पर आकर वर्क करने लग गए। उसके बाद में 1900 के आसपास, है ना, इनकी थ्योरी देखो काफी टाइम तक चली, लेकिन डीपली स्टडी करते हैं कौन? लेनार्ड। और लेनार्ड इनकी डीपली स्टडी में क्या लेकर आते हैं कि इन्होंने भी सर अपने एक्सप्लेन किया कि होता क्या है कि भाई साहब ये कहते हैं कि हॉलबर्ग जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। और इन्होंने ये कहा कि जैसे ये बता नहीं पाए कि करंट क्यों फ्लो हो रहा है, तो इस थ्योरी को इन्होंने आगे बढ़ाया और ये एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी यूवी रेज किस पर फॉल होती है? नेगेटिव प्लेट पर फॉल होती है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो है किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जो नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसके द्वारा अट्रैक्ट हो जाएंगे? पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट उसे अट्रैक्ट कर लेगी, जिससे क्या होगा सर? सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट होने से सर करंट पास होता है। सही है। अब यही स्टडी इन्होंने ये की सर, जो नेगेटिव, अगर ये बोल रहे हैं कि अगर भाई इस यूवी रेज को हम पॉजिटिव प्लेट पर डालें तब क्या होगा? तो ये कहते हैं कि भाई पॉजिटिव, देखो अभी समझाऊंगा, ये बनाऊंगा मैं इवैक्यूएटेड ट्यूब जो है, इसके बाद बनाने भी वालों में, है ना, हर्ट्ज, लेनार्ड, मिलिकन के एक्सपेरिमेंट में। तो ये कहते हैं कि सर जो इवैक्यूएटेड ट्यूब है, इस तरह से आप समझ लो, यहाँ पर जिंक प्लेट लगी है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया इन्होंने स्विच वगैरह से, गैल्वेनोमीटर से। यहाँ एक प्लेट है, यहाँ एक प्लेट, सनलाइट यहाँ फॉल होती है सर जी। अब यहाँ फॉल हो रही है और यहाँ है नेगेटिव प्लेट, यहाँ है आपकी नेगेटिव और ये है आपकी पॉजिटिव प्लेट। तो ये कह रहे हैं कि अगर सर यही सनलाइट यूवी रेज हम पॉजिटिव प्लेट पर डालते हैं तब ऐसा करंट पास नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? भाई जैसे अब यहाँ नेगेटिव प्लेट पर आप डाल रहे थे तो यहाँ से करंट पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ से क्यों नहीं हो रहा? तो उन्होंने कहा यहां से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होंगे, लेकिन इसका जो पोटेंशियल था वो कैसा था? नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन पर भी कैसा चार्ज होता है सर? नेगेटिव। तो क्या आप मुझे बताओ, ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? क्या इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी इस नेगेटिव प्लेट के पास आएंगे? आप बोलोगे सर नहीं आएंगे। अब भैया जब इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आएंगे तो सर्किट कैसे कंप्लीट होगा? बोलेगा सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा। अब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो सर यहां पर कोई करंट भी पास नहीं होगा। ये सारी थ्योरी कौन दे रहे हैं? लेनार्ड। और सबसे पहले इस फिनोमिना का जो नाम है, जो कि हम पढ़ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन्होंने ही इसको पुकारा। सबसे पहले नाम भी इन्होंने दिया कि इसका नाम है सर जी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलो मजा आया स्टडी में कि नहीं? मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूं। 1887 में जब हर्ट्ज अपने रेडियो वेव्स की थ्योरी कर रहे होते हैं तब वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे यूवी रेज मेटल शीट पर पड़ती हैं तो सर वहां से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन वहां से मूव करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन वगैरह की थ्योरी उन्होंने इतना दे दिया। लेकिन इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं हॉलबर्ग। और हॉलबर्ग क्या करते हैं सर? जिंक प्लेट को इवैक्यूएटेड ट्यूब में कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी वगैरह से सही से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे वो नेगेटिव प्लेट पर क्या डालते हैं सर जी? इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो करंट पास होता है, मतलब यूवी रेज डालते हैं तो करंट पास होता है।
और जब तक ये यूवी रेज डल रही हैं तब तक करंट पास होता रहेगा। जैसे यूवी रेज डालना बंद कर दोगे करंट भी फ्लो होना बंद हो जाएगा। उसके बाद सर लेनार्ड 1900 के आसपास लेनार्ड इसका खेल ही चेंज कर देते हैं। लेनार्ड सारी थ्योरीज को डीपली एकदम तरीके से स्टडी कर रहा है भाई बंदा, जैसे आप लोग स्टडी कर रहे हो तरीके से, है ना, अपने एकदम तरीके से स्टडी कर रहे हो, अपने टाइम टेबल है, सारी चीजें हैं, तो वैसे ही लेनार्ड अपना तरीके से स्टडी कर रहा है और बताता है कि भाई साहब ये जो नेगेटिव प्लेट पर जब आप क्या डालते हो, यूवी रेज डालते हो, तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं जो कि पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तब जाके सर्किट कंप्लीट होता है और करंट पास होता है। लेकिन यही चीज अगर मैं यूवी रेज पॉजिटिव प्लेट पर डाल दूं तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो पाएंगे, दैट्स व्हाई सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और फिर चार्ज यहां पर करंट भी पास नहीं होगा। और इसी बंदे ने सबसे पहले इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया। बोलो यहां तक ये थ्योरी समझ में आई भाई साहब? आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं? अब बोलोगे हाँ जी सर सारी चीजें क्लियर हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी, मजा आ गया चीजें में समझने में। अब इसके बाद में अब हर्टज को रियलाइज होगा कि भाई साहब मैंने तो गलती कर दी, ये सारे लोग तो थ्योरी दे रहे हैं, तो भाई साहब फिर ये हर्टज भैया लेनार्ड के साथ मिलकर कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं और क्या क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आगे आएगा हर्टज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। तो हेडिंग डाल लो सभी बच्चे, और अगर मजा आ रहा है तो बस एक ही काम करना है यार, वीडियो को लाइक करके जाना, अगर सारी चीजें एक तरीके से आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही है, ठीक है, मजा आ रहा होगा तो आप बिल्कुल लाइक करके जाओगे। तो फटाफट से आप नए फेज पर आ चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया, इतने सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिए, उनमें से जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो है सर हर्टज एंड लेनार्डे ऑब्जर्वेशन। अब ये कहानी शुरू होती है 1902 से, तो 1902 के आसपास में हर्टज एंड लेनार्डे और एक और साइंटिस्ट थे मिलीकर, तो मेन जो है हर्टज एंड लेनार्डे है, इसलिए हर्टज एंड लेनार्डे ऑब्जर्वेशन के नाम से टॉपिक होता है। तो इन्होंने क्या किया सर, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लिया, अब आराम से समझना एक एक चीज है, ठीक है। इन्होंने इवैक्यूएटेड ट्यूब लिया, इसमें सर दो प्लेटें कनेक्ट कर दी, एक P1 एक P2। P2 जो है सर वो नेगेटिव पोटेंशियल पर है और P2 जो है सर वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, और इस इवैक्यूएटेड ट्यूब को क्वार्टज विंडो से कनेक्ट कर दिया। अब क्वार्टज विंडो के सामने क्या है, सन से रेडिएशंस आती हैं इस तरह से, और जो रेडिएशन है वो किस पर फॉल होंगे सर, P1 पर। तो ये बाकी वही चीज पूरा स्टडी होगा कि जैसे क्वार्टर्स की प्लेट पर ये डलेंगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन जैसे इजेक्ट आउट होंगे तो किसकी तरफ जाएंगे, आप बोलोगे सर P2 की तरफ मूव करेंगे, और P2 की तरफ जैसे ही पहुंचेंगे तो भाई साहब सर्किट कंप्लीट होगा। अब देखो यहाँ पर ये ऐसे बना रखा है साइन, इसको कहते हैं कॉम्यूटेटर। अब ये जो कॉम्यूटेटर है ये क्या काम करता है, ये कॉम्यूटेटर सर जी जो हमारा पोटेंशियल है उसको फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, ठीक है। तो ये P1 से इलेक्ट्रॉन P2 तक पहुंचेंगे जिससे करंट पास होगा, और बाकी वो सिस्टम तो है ही। लेकिन मेन ऑब्जर्वेशंस क्या है ये हमें स्टडी करना है। तो इन्होंने, ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड इंटेंसिटी का लाइट, ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड इंटेंसिटी का जो लाइट है, ठीक है बेटा, इंटेंसिटी का जो लाइट है वो फॉल किया, ठीक है, फॉल ऑन द, ठीक है, ऑन द नेगेटिव प्लेट। अब जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का लाइट जब इन्होंने डाला तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुए, ठीक है, ऑन द नेगेटिव प्लेट। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे समझते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखा डिफरेंट इंटेंसिटी का, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेंसिटी। अब डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेंसिटी जब डालेंगे तो एक बार हो सकता है कि वो इंटेंसिटी को क्या करेंगे, लो करके डालेंगे, और एक बार इंटेंसिटी को क्या करेंगे, हाई करेंगे। और जब आपको ये बातें समझ में आ जाए तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। भाई हुआ क्या कि जैसे उन्होंने लाइट की इंटेंसिटी को कम किया, पहले लो पर जाते हैं, अब जैसे लाइट की इंटेंसिटी को कम कर रहे थे, ठीक है, ध्यान से समझना कि जैसे लाइट की इंटेंसिटी को कम कर रहे थे तो यहां से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे थे वो भी कम हो गए। फिर इन्होंने लाइट को इंक्रीज किया, इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने से सर क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। यानी कहने की बात है, इन्होंने देखो क्या मस्त ऑब्जर्वेशन किया, ये कह रहे हैं कि सर जो इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रही है। यदि आप इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दे रहे हो, लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर आप इसे क्या कर रहे हो सर, लो कर रहे हो, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम इजेक्ट आउट हो रहे हैं। मतलब खेलने की बात ये थी यार, देखो समझो, एकदम दिमाग हिल गया भाई, हो क्या रहा है, इंटेंसिटी से इफेक्ट पड़ रहा है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। लेकिन
लेकिन उन्होंने बाद में नोटिस किया कि जो इंटेंसिटी है उसका इनकी वेलोसिटी पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन बस इजेक्ट आउट हो रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही। इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड से ऐसे चल रहे थे उतनी स्पीड से अब भी चल रहे हैं, ठीक है, बस क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब सर वेलोसिटी नहीं बढ़ रही तो इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो उन्होंने ये सारी बातें नोटिस की कि भैया इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी अगर लो होगी तो भैया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लो होगा, और इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी, इंटेंसिटी के बारे में। अब दूसरा सर फ्रीक्वेंसीज के बारे में। किसके बारे में सर? फ्रीक्वेंसीज के बारे में। अब फ्रीक्वेंसीज की लाइट डाली डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की, तो लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी, सीधी सीधी बात है। तो भाई साहब फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, ये ऑब्जर्व किया इन्होंने। देखा कि भाई अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो तब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी को लो करते हो तब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पहले अगर 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, लो पर भी अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो हाई कर रहे हो तब भी 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। बट बेटा इन्होंने ये देखा कि अगर आप फ्रीक्वेंसी हाई करते हो, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाई, यहां पर समझो, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट कर रहे हैं बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो भैया काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है, यानी फ्रीक्वेंसी का लेना देना किससे है? काइनेटिक एनर्जी से। फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गए तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, बट इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। फिर ये इन्होंने क्या काम किया, ये फ्रीक्वेंसी को कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, तो एक पॉइंट ऐसा आया कि अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना ही बंद हो गए। भाई दिमाग घूम गया, ये क्या बवाल है। इसको कहा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कम करोगे, कम करोगे, कम करोगे, कम करोगे, तो एक मिनिमम लेवल के अबव, मिनिमम लेवल के नीचे जाओगे तो फिर बाहर निकलना बंद हो जाएंगे, कौन? इलेक्ट्रॉन। तो वो मिनिमम एनर्जी, ठीक है जी। अब आती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? तो इसने बोला कि सर द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम, ठीक है, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है जी, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, डिनोटेड बाय वी नॉट, ठीक है जी। किससे डिनोट करते हैं इसे? न्यू नॉट से, सॉरी वी नॉट कह रहा हूं, न्यू नॉट, डिनोटेड बाय न्यू नॉट। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इजेक्ट आउट करने के लिए जरूरी है, इससे अगर नीचे जाते हो तो फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट आउट नहीं होगा, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कह रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बोलो समझ में आया बेटा? यानी कि अभी तक हम ये देख रहे थे कि सर जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर फ्रीक्वेंसी का कोई डिपेंडेंस नहीं है, बट अगर फ्रीक्वेंसी को आप कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, तो एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि अब एक भी इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, सही है। तो वो यह वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए जरूरी होती है उसी को हम कह रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आराम से समझो, इंटेंसिटी का सर काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी अगर बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी का सर जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी का लेना देना काइनेटिक एनर्जी से है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम करते हुए चले जाओगे तो फिर इलेक्ट्रॉन आउट होना बंद हो जाएंगे। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जरूरी होती है उसको हम कह रहे हैं बेटा कौन सी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां तक सारी बातें समझ में आई? एक बार बताओ फटाफट से। यहां तक सारी बातें समझ में आई? बताओ एक बार फटाफट से। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। यानी ये आपने ऑब्जर्वेशन किया, ये इन्होंने क्या किया सर? ऑब्जर्वेशन किए, सारी बातों का ऑब्जर्व किया। अच्छा, अब इन्होंने इसके साथ में जब ये ऑब्जर्व कर लिया तो और तीसरी बात भी ऑब्जर्व की, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कट ऑफ पोटेंशियल। तीसरी बात है सर जी कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, कट ऑफ पोटेंशियल। अब इसको भी समझ लो, कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, आराम से समझना एकदम क्लियरली, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ऐसे ही समझ में आ जाए, थ्योरेटिकल आप ऐसे ही लिख लो। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है मेरे बच्चे, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है।
अब इसको रफ कर दे रहे और कट ऑफ पोटेंशियल को समझते हैं आराम से। ठीक, यहां लिख लो कि तीसरी बात उन्होंने क्या ऑब्जर्व की, कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल ये क्या होता है सर जी? कट ऑफ पोटेंशियल क्या है ये, इसको समझ लो पहले आप, ठीक है। फिर इनका हम सब क्या करेंगे, ग्राफ की स्टडी करेंगे मस्त करके, एकदम मक्खन मार के। देखो बेटा, ये कह रहे हैं कि अगर हम बेटा इस P2 को भी नेगेटिव कर दें, क्या कर दे, P2 प्लेट को भी नेगेटिव कर दें, समझना ध्यान से। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब प्लेट P2 इज गिवन नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है जी, प्लेट P2 को हमने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, तो आपको पता है कि सर इलेक्ट्रॉन पर भी कैसा चार्ज होता है, आप बोलोगे सर नेगेटिव होता है, और P2 भी अब कैसी हो गई, नेगेटिव होगी। तो आप मुझे बताओ क्या नेगेटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? बोलोगे नहीं सर, नेगेटिव एंड नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे P1 से, क्या ये P2 तक जाएंगे? आप बोलोगे नहीं जाएंगे सर, नहीं जाने चाहिए। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि यहां जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट आउट हो रहे हैं, ठीक है जी, इजेक्ट आउट जो हो रहे हैं, क्या उनके पास सेम फ्रीक्वेंसी होती है सभी के पास, या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है या सेम फ्रीक्वेंसी होती है, एक बार जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी तो नहीं होगी, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग होगी, है ना। तो यही मैं समझा रहा हूं। अब जब सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो भाई साहब उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काफी ज्यादा हाई होगी, वेरी हाई, है ना, वेरी हाई। और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी नॉर्मल होगी, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि बेशक हम इसे नेगेटिव प्लेट कर दें, लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉनों की जो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी है, वो काफी ज्यादा हाई है, इसलिए वो सर इसके बैरियर को तोड़कर कहां पहुंच जाएंगे, P2 तक पहुंच जाएंगे, है ना। ये बैरियर का काम करेगा, इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल है बैरियर लगाएगा, इसको रोकेगा कि नहीं भाई मैं नहीं चाहता कि यहां से आए। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो इसके बैरियर को तोड़कर कहां पहुंच जाएंगे, P2 तक पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही P2 तक पहुंचेंगे तो आप कहोगे सर सर्किट कंप्लीट हो गया और करंट पास होगा। बिल्कुल सही बात है सर जी। भाई इतनी बातें समझ में आ गई? बोले हाँ जी सर। मैं ये कह रहा हूं कि अब इसका नेगेटिव जो पोटेंशियल है, अब जो प्लेट P2 का जो नेगेटिव पोटेंशियल था, ठीक है बेटा, इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल था मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। तो भैया जो जो इसको बैरियर को तोड़कर जा रहे थे, अब उनका नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो गया, जो पहुंच रहे थे उनका नंबर कम हो गया। अब एक दो ही पहुंच रहा है, लेकिन मिली एम्पियर में करंट तो पास हो रहा है ना, मिली एम्पियर में से ही, लेकिन करंट तो पास होगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मैं थोड़ा सा पोटेंशियल फिर से, नेगेटिव पोटेंशियल फिर से इंक्रीज कर दूं, तो आप देखोगे सर नो वन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम P1 टू P2, P1 से कोई भी इलेक्ट्रॉन P2 तक नहीं जाएगा। आप बोल रहे हो हाँ जी सर। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन P1 से P2 तक नहीं जाएगा तो क्या कोई करंट पास होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। तो बस बेटा इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसी को, कट ऑफ पोटेंशियल। अब आपको दिमाग में एक बात बैठ गई होगी सर कि कैसे ये जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो काम करता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो छोटी सी है। तो ये होता है सर द नेगेटिव पोटेंशियल of plate P2 the negative potential of plate P2, ठीक है, on which no one electron, ठीक है, on which no one electron pass from P1 to P2 and no current, ठीक है, no current pass इन द सर्किट, ठीक है, कि वो पोटेंशियल, वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल किसका, प्लेट P2 का, जिससे एक भी इलेक्ट्रॉन P1 से P2 तक नहीं जाते,
एंड सर्किट में कोई करंट पास नहीं होता। इसी को हम क्या कहते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। और कट ऑफ पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं वी नॉट से। आई होप आपको समझ में आया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। भाई मैंने कहा हम प्लेट P2 को नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव आयनाइज्ड कर देते हैं, तो यहां पर जो P1 से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे थे उनके पास डिफरेंट एनर्जीज होती है। किसी के पास बहुत हाई एनर्जी होगी, किसी के पास काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल होगी और किसी के पास लो होगी। तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है एक बैरियर का काम करेगा, लेकिन जो हाई एनर्जी वाले थे इस बैरियर को तोड़कर पहुंच जाएंगे P2 के पास और सर्किट को करेंगे पूरा, और फिर जाकर ये क्या होगी सर जी, करंट पास होगा। हमने नेगेटिव पोटेंशियल को थोड़ा इंक्रीज किया, लेकिन अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो हाई एनर्जी वाले हैं, वो एक दो इलेक्ट्रॉन P2 तक पहुंच रहा है, अभी भी मिली एम्पियर की करंट पास हो रही है। फिर हमने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, तो अब हम ये देख रहे हैं कि सर एक भी इलेक्ट्रॉन P1 से P2 तक नहीं जा रहा, तो वो नेगेटिव पोटेंशियल जिससे P1 से P2 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन पास नहीं होता और सर्किट में कोई करंट पास नहीं होता, इसको हम कहते हैं सर जी आपका कट ऑफ पोटेंशियल। बोलो बेटा मजा आया कि नहीं, एक ही बार में समझ में आ गया कि नहीं? बोलोगे हाँ जी सर। तो अब तो लाइक बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, ठोको जल्दी सब्सक्राइब अगर मजा आ जाए तो, ठीक है, अगर मजा आ जाए तो, ठीक है। तो ये था भाई साहब किसका, हर्ट्ज एंड लेनार्डे का ऑब्जर्वेशन। ये सारी बातें किसने बताई थे, हर्ट्ज एंड लेनार्डे ने। अब हम चलते हैं इनके ग्राफ की तरफ कि भाई साहब इनका ग्राफ कैसे बनेगा। तो भाई साहब जैसे अभी हमने पढ़ा इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, तो पहले इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, फिर करंट का, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि करंट भी पास हो रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का किसके साथ में ग्राफ देखेंगे, इंटेंसिटी के साथ, फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ। तो चलो फटाफट से ग्राफ बनाना है मेरे साथ, ग्राफ एकदम मस्त करके। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। बोलो पहले ही बताओ, है ना, कमेंट में करके बताना कि हाँ सर एकदम मस्त वीडियो थी, ठीक है, कमेंट करना। तो मैंने कहा भाई साहब काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ देखते हैं, मस्त करके समझ में आएगा। मैंने कहा कि सर इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, तो भाई ये ग्राफ कैसे बनेगा सर जी, ये हो गया सर इंटेंसिटी, ये हो गया इंटेंसिटी, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है सर ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैंने कहा सर काइनेटिक इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना होता नहीं है, बोलोगे हाँ जी सर। तो कैसे आएगी सर, एक कांस्टेंट लाइन आएगी यहां पर, है ना, ऐसे एरो का चिन्ह बनाना मत। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये ऊपर की तरफ क्यों है, ये इसलिए है ऊपर की तरफ बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास कोई तो कोई काइनेटिक एनर्जी पहले से ही होगी, तो इसलिए कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन आप बेशक इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ाते जाएं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। काइनेटिक की क्या है, फ्लैट लाइन है। फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही ना, काइनेटिक एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए थी। अगर ये ग्राफ ऐसे होता तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, अगर ये ग्राफ यहां से ऐसे होता तब भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, अगर ये ग्राफ डाउन होता तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। लेकिन हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, तो सर एक फ्लैट लाइन है, फ्लैट लाइन ये बता रही है कि भाई इसका कोई लेना देना इंटेंसिटी से नहीं है। दिस इज द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। अब आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। आप लोग ये समझते हैं कि सर फ्रीक्वेंसी जो है किस पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी पर, लेकिन आप एक में एक छोटा सा क्लू भी है, एक छोटा सा पॉइंट भी है, ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बोलोगे हाँ जी सर। तो आपके मन में आ रहा होगा ग्राफ यहां से ऐसे बना दें, है ना, लेकिन भाई आपको पता है कि सर ये पॉइंट तो 0 0 होता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी याद है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये, अब अच्छा पहले लिख दूं, यहां पर क्या है सर, फ्रीक्वेंसी है, और यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये लिख देता हूं पहले। तो अब मैंने आपको बोला था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए पहले ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो सके, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आता है। तो भाई साहब ग्राफ यहां से नहीं बनेगा, ग्राफ बनेगा कहां से, यहां से। मान लो ये वो फ्रीक्वेंसी है जो चाहिए, ठीक है, ये वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो चाहिए, इससे पीछे जाओगे तो फिर इजेक्ट आउट ही नहीं होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से लेना देना ही नहीं रहेगा। अब अगर हम इसको पीछे की तरफ लेकर जाएं, ठीक है, इसको ऐसे पीछे 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 लेके आओ, यहां कहीं कट करेगा, और जहां भी कट करेगा ये लाइन होती है वर्क फंक्शन की, किसकी होती है, वर्क फंक्शन की लाइन होती है, ठीक है, यानी वर्क फंक्शन ऐसा होगा। तो यहां जो वर्क फंक्शन है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है,
ठीक है, याद रखना इस चीज को। ये जो लाइन है किसकी होगी, वर्क फंक्शन की होगी, और ये हो गया आपका ग्राफ वी नॉट। यहां से मत ड्रॉ करना, थोड़ा आगे से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए, तभी तो वहां से इजेक्ट आउट होंगे, फिर फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी होगा। यस, गॉट इट। चलो अब हम चलते हैं किसकी तरफ सर जी। देखो, इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से लेना देना हो गया, इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी से लेना देना हो गया। आप कह रहे हो सर जी हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताते हैं सर, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वर्सेस, सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है जी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो बनाते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से देखो, देखिए बेटा, आपने पढ़ा था सर, अब देखो मैं लॉजिक भी बताऊंगा, ऐसे ही नहीं, आपने पढ़ा था सर इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मैंने एक, आपने थर्ड चैप्टर में, है ना, इसी के फिजिक्स के थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आया था, I इज इक्वल्स टू NeAVD। और देखो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे कि जिनको याद ही नहीं होगा, ये डेरिवेशन है एक, I इज इक्वल्स टू NeAVD। आपने देखा, यहां पर आई में ऐसे बना देता हूं ताकि आपको याद रहे, ये करंट को दिखा रही है, ठीक है। ये हो गया सर करंट, मैं फोटो इलेक्ट्रिक तो नहीं लिख रहा, ये करंट आई की ग्राफ है, और ये इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी वर्सेस में आई कैपिटल। अब आप जान रहे हैं कि सर इंटेंसिटी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल है, और करंट आई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, यानी करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। आप कहोगे हाँ जी सर, तो सीधे सीधा ग्राफ ऐसे आ गया स्ट्रेट लाइन, कि जब जब आपका इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तब तब आपका करंट इंक्रीज होगा, ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा। अब सीधा यहां पर आता है कि सर, अब यहां पर हम बना रहे हैं किसका सर जी, अब बोलोगे सर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और वर्सेस कौन है, फ्रीक्वेंसी, वर्सेस कौन है, फ्रीक्वेंसी। बनाओ भैया इसका ग्राफ। आप देख रहे हो सर जी, फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई लेना देना नहीं है, तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये करंट आई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब लाइन कैसे आएगी, आप बोलोगे सर फ्लैट लाइन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं बढ़ेंगे तो आई भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आई सीधा सीधा किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। अब बोलोगे सर इस तरह से क्या आ जाएगा, फ्लैट लाइन आ जाएगा। यानी अब दोनों में याद रखना, अगर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पूछे तो इस तरह से आएंगे, और अगर करंट का ग्राफ पूछे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब बोलोगे हाँ जी सर। अब पोटेंशियल, अब कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है, कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस ग्राफ। तो फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लेना, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मस्त करके चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक। अब हम पहुंच चुके हैं पोटेंशियल वर्सेस आपका जो ग्राफ है, करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ है, बनाते हैं इसको, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, इंटेंसिटी डिफरेंट है और फ्रीक्वेंसी आपका सेम होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका सेम है। अब आप देखोगे कि सर जी यहां पर आ जाओ, देखो मैं कह रहा हूं बेटा करंट का वर्सेस है किसके साथ में, है ना, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल है ये, और हम यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट को नोटिस करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना, आई को नोटिस करेंगे। जब हम इस पर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का क्या डाल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी का लाइट डाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है। अब आपको पता है कि सर जो इंटेंसिटी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, और जो करंट है वो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी सेम होने से कट ऑफ पोटेंशियल भी सेम होगा। कट ऑफ पोटेंशियल हो गया सर यहाँ पर वी नॉट। तो आप देख रहे हैं कि भाई हमने सबसे पहले इसमें आई इंटेंसिटी का लाइट डाला, आई वन इंटेंसिटी का लाइट डाला, ये करंट का ग्राफ है, ठीक है। अब I1 का डालूंगा तो भाई आप कहेंगे सर यहाँ पर जो होगा इसका करंट वो कितना है, I1 है। फिर मैंने इंटेंसिटी को और बढ़ाया, तो और बढ़ाने से क्या होगा सर जी, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो लाइट भी बढ़ जाएगी, फिर और इंक्रीज कर रहे हो तो सर जी करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये ग्राफ देख रहे हो कि अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो सर आप, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका वही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कह लो या कट ऑफ पोटेंशियल कह लो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो अगर आप क्या कर रहे हो सर, डिफरेंट इंटेंसिटी का लाइट डाल रहे हो, तो उसके साथ साथ में क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन अगर इंटेंसिटी के स्थान पर अगर आप फ्रीक्वेंसी कर दें, क्या कर दें, फ्रीक्वेंसीज कर दें, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का ग्राफ बना दें कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी सेम है, तो भाई साहब आप ये पाएंगे कि आपका जो कट ऑफ पोटेंशियल है, सीधी बात है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। अब देखो क्या है, इंटेंसिटी का जो यानी फ्रीक्वेंसी का
करंट से कोई लेना देना तो होता नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का कट ऑफ पोटेंशियल से लेना देना है, प्रोपोर्शनल होती है। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इस तरह की फ्रीक्वेंसी आप डाल रहे हो तो स्टार्टिंग में जो है पोटेंशियल आपका यहां होगा, फिर करंट तो सेम रहेगा लेकिन जो पोटेंशियल है वो सभी के लिए क्या हो जाएगा, अब की बार अलग हो जाएगा। फिर और डाल रहे हो तो और तीसरी के लिए अलग हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो हर जगह अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से मान लो पोटेंशियल सभी के लिए अलग अलग होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी क्या सर जी अलग अलग है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा ग्राफ सही करो, ग्राफ सही करना कैसे है, एक मिनट, ठीक है। एक मिनट, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां से आप ऐसे डालेंगे, करंट यहीं जा रहा है, ठीक है। फिर सर आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगा सर जी, सेम जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी सभी, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है तो करंट की वैल्यू भी सेम होगी, लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल सभी का क्या होगा सर, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ये ग्राफ आप बना लेंगे, ठीक है। ये ग्राफ आपका बनेगा, ये किसको लेकर है सर, इंटेंसिटी को लेकर, और ये किसको लेकर है सर जी, फ्रीक्वेंसी को लेकर। आई होप आपको बहुत आराम से क्लियर हुआ होगा, ठीक है भाई। याद रखना फ्रीक्वेंसी का करंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का कट ऑफ पोटेंशियल से लेना देना है ना, कट ऑफ पोटेंशियल से लेना देना है। तो कट ऑफ पोटेंशियल ही आपका चेंज होगा, करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पर क्या है सर, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज है, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज है तो पोटेंशियल सेम ही रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। तो भैया पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट अगर इंटेंसिटी का लाइट डालोगे तो करंट की वैल्यू भी वैसे ही इंक्रीज या डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये ग्राफ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से मस्त करके। अब हम चलते हैं किसकी तरफ बेटा, अब हम चलते हैं लॉज ऑफ, ठीक है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड फेलियर ऑफ वेव नेचर। अब यहां पर हम आपको बताएंगे कि भाई इसका लॉ क्या है, और फिर उसके बाद में बताएंगे कि भाई साहब फेलियर क्या है किसके, वेव थ्योरी के, कि वेव थ्योरी आखिर आगे जाके फेल मानी जाती है, कि वेव थ्योरी इसलिए इसको फेल माना जाएगा क्योंकि ये पार्टिकल नेचर है ना, तो पार्टिकल ये सारी बातें पूरी नहीं कर पाएंगे। अब आप समझना ध्यान से, बहुत मस्त करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी है ना, और आपका ये लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये सारे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको एकदम क्लियर करके जाऊंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर करके आपको समझाऊंगा कि भाई कैसे होना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, इतना सब स्टडी करने के बाद में अब हम पहुंचते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो जैसे सारा वही है जो आपने किसमें स्टडी किया है, हर्टज एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया है। भाई हर्टज और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में आपने सबसे पहले देखा कि सर जो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी। यानी जो लाइट या रेडिएशन जो आ रही है सर, वो किसकी जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी क्या करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करती है, या सीधा सीधा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी का उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये बात आप स्टडी कर चुके हैं, आप बोलेंगे हाँ जी सर। दूसरा भाई हमने पढ़ा कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अबव होनी चाहिए, वरना फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। तो तीसरी कंडीशन यही है कि देयर इज अ मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यानी अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही नहीं होंगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसे अपना डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पर। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए पहले जो क्या कर सके, एमिट कर सके। चौथा लॉ क्या कहता है सर जी, देयर इज नो टाइम लैग, इसको समझो आराम से, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉलिंग ऑफ द रेडिएशन। यानी हर्टज और लेनार्ड ने यह बात भी बताई कि भाई साहब जैसे ही किस पर, प्लेट पर रेडिएशन डलती है इलेक्ट्रॉन वैसे ही बाहर निकल आते हैं, उनके बीच में कोई टाइम लगता ही नहीं है, कोई टाइम लैग है ही नहीं। जैसे ही इन्होंने बोला कि जैसे ही रेडिएशन आएगी और प्लेट को हिट करेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, कोई टाइम नहीं खर्च होगा इनके बीच में। समझ में आ गई ना, दिस इज द फिनोमिना कि भाई जैसे ही आप लोग रेडिएशन डालोगे वैसे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे, कोई टाइम लेंगे नहीं, नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं लगता, ठीक है। तो लॉज याद रखना, पहला लॉज आपको दिमाग में छप जाना चाहिए कि भाई साहब जो हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा सर क्या होता है कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, उसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात क्या है सर जी, कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी को डिपेंड करवाना भी है तो आपको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, नहीं तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही नहीं होगा।
चौथी बात ये कह रहा है, याद रखना इसको भी, ये भी काम आएगा फेलियर ऑफ वेव थ्योरी में, कि हमें वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे क्या हो सकता है सर जी, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो पाएगा, वरना तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा ही नहीं। उसके बाद चौथा होता है कि सर जी इलेक्ट्रॉन के एमिट करने में और लाइट के या रेडिएशन के फॉल करने में कोई टाइम लैग नहीं होता, कोई टाइम खर्च नहीं होता। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से फटाफट आराम से, उसके बाद हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ सर, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। तो डियर गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं फेलियर ऑफ वेव थ्योरी की तरफ। आई होप आपको अभी तक ये सारा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और एक एक डाउट आपके सारे क्लियर हो रहे होंगे। और अगर मजा आ रहा है भाई तो फटाफट से एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो मैंने कहा भाई फेलियर ऑफ वेव थ्योरी क्या होता है। देखिए, अब हमने ये जाना था कि भाई जब हमने एक्सपेरिमेंट करे ढेर सारे, हर्टज और लेनार्डे ने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करे, तो वहां पर लॉज दिए और उन लॉज में ये बताया गया था भाई इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। बट अगर हम वेव मान के चले कि लाइट इज अ वेव, तो वेव थ्योरी में अगर हम देखते हैं तो सर काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली वो डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि लाइट इज अ वेव, तो लाइट अगर वेव है तो भैया आपका जो इंटेंसिटी है वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रही है। कैसे भैया, काइनेटिक एनर्जी आपने जाना था एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, और एम्पलीट्यूड सर काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी बातें थी, तो इस हिसाब से तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी क्या है, किस पर डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रही है। बट एक्सपेरिमेंटली जब हर्टज एंड लेनार्डे ने देखा तो सर कहीं भी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं था। तो भाई साहब यहां आकर वेव थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, आप सभी जानते हैं कि भाई देखो, इन वेव थ्योरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस व्हाट एवर विल बी द फ्रीक्वेंसी। यानी अगर हम ये मान ले कि लाइट वेव है तो फ्रीक्वेंसी चाहे कितनी भी कम कर दो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एमिशन तो होगा। ये कौन कह रहा है, ये वेव थ्योरी कह रही है। बट एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा कि अगर अगर हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बिलो है तो फिर इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो सकता, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है सर। हर्टज और लेनार्डे ने क्या एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड से कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो फिर इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो सकता। बट वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही है कि कुछ भी फ्रीक्वेंसी रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाएगा। तो ये भी गलत बात हो गई, एक्सपेरिमेंट में तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये आगे जाके भी भाई साहब वेव थ्योरी यहां भी आपकी रॉन्ग साबित होती है। फिर थर्ड था सर, अच्छा तीसरी बात एक और समझ लो कि इन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का तो कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं है, यानी वेव थ्योरी ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी आप डाल सकते हो। तीसरी चीज है सर जी, देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉलिंग ऑफ रेडिएशन। अगर हम ये मान ले कि लाइट क्या है, वेव, ठीक है, इन वेव थ्योरी मान लेते हैं कि अगर ऐसे लिख ले हम लोग कि वेव थ्योरी में भाई साहब क्या होता है, टाइम लैग होता है किसमें, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉलिंग ऑफ रेडिएशन। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा था, एक्सपेरिमेंटली हमने नोटिस किया था कि जैसे ही लाइट रे फॉल होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाते हैं। जैसे ही लाइट फॉल होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं बेटा, एमिट कर जाते हैं, उनके बीच कोई टाइम लैग नहीं होता। तो ये चीज थी भाई साहब, यहां आकर क्या हो जाती है, आपकी वेव थ्योरी फॉल हो जाती है। अब जब ये सारी चीजें फॉल हो गई तो अब आते हैं आपके आइंस्टीन, और आइंस्टीन अपनी थ्योरी लेकर आते हैं, ठीक है। क्या थ्योरी लेकर आते हैं, स्क्रीनशॉट तो ले लिया था ना आपने, नहीं लिया तो जल्दी से फटाफट ले लो या बैक करके ले लेना, क्योंकि इसमें तो मैंने समझा दिया, इसका ही ले लो क्योंकि आपको सारी चीजें डिटेल में आ जाएंगी। अब यहां पर जब ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं तो आइंस्टीन है ना, जो कि लेजेंड आदमी है भाई, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है ना, मास कैन बी कन्वर्टेड इन एनर्जी, तो मतलब अपने आप में एक लेजेंडरी थे। तो आइंस्टीन लेकर आते हैं कौन सी थ्योरी को सर, फोटॉन्स की थ्योरी को। किसकी थ्योरी को, फोटॉन्स की थ्योरी को। अब फोटॉन्स क्या थी, इसके बारे में किसने बताया, तो सबसे पहले जो प्लांक्स थे, प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट थे बेटा, है ना, पहले समझ लो, फिर उसके बाद यहां लिखूंगा मैं क्या थ्योरी थी उनकी, है ना, आप पहले इंटरेस्टेड होकर मेरी बात को समझते जाओ। तो प्लांक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये थ्योरी बहुत पहले दे दी थी कि कि जो लाइट है वो स्मॉल पैकेट्स एंड बंडल की फॉर्म में चलती है, और उन स्मॉल पैकेट्स एंड बंडल्स को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ये बात कौन बता चुके थे, प्लांक्स। लेकिन इनकी बात को कोई भी एग्री नहीं कर रहा था कि भाई लाइट ये है पैकेट्स एंड बंडल की फॉर्म में चलती है। अब आते हैं आइंस्टीन, है ना, 19वीं सेंचुरी के आसपास। अब आइंस्टीन कहते हैं कि भाई साहब जो प्लांक कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो अब जो आइंस्टीन है वो प्लांक की थ्योरी को अपना बेस बनाते हैं,
किसको बेस बनाते हैं? प्लांक की थ्योरी को अपना बेस बनाते हैं और आगे की बात को एक्सप्लेन करते हैं और ये बोलते हैं कि भैया लाइट जो है बिल्कुल सही है, स्मॉल पैकेट्स एंड बंडल्स की फॉर्म में चलती है और इन पैकेट्स एंड बंडल को हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन्स। अब ये फोटोन वर्क कैसे करता है समझिएगा ध्यान से। तो चलो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर मैं आपको समझाता हूं कि क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो फटाफट से डाल लेंगे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है? आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटॉन्स, तो फटाफट से लिखते हैं इसको। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बता रहे हैं आइंस्टीन की जो थ्योरी है। देखो मैंने आपको बोला था कि आइंस्टीन ने किसकी थ्योरी का सहारा लिया था? आप बोलोगे सर प्लांक की थ्योरी का सहारा लिया था। तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है जी? प्लांक्स, ठीक है? फोटोन थ्योरी ऐसे लिख दो, प्लांक्स फोटोन थ्योरी, है ना, जिसको हम प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। तो इसी का बेस लेकर, ठीक है, आप पहले समझ लो फिर उसके बाद यहां पर लिख देंगे इसकी थ्योरी क्या है। तो इन्होंने कहा कि जो लाइट होती है, ठीक है, जो जो हमारे क्या है, रेडिएशन है, जो रेडिएशन है वो सर किसमें ट्रेवल करती है? इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स, ठीक है बेटा, स्मॉल पैकेट्स एंड बंडल्स, स्मॉल पैकेट्स एंड बंडल्स। यानी उन्होंने ये कहा था कि जो लाइट है ना वो सर किसमें? स्मॉल पैकेट्स और बंडल की फॉर्म में आती है। और ये दीज पैकेट्स, इन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? इज नोन एज फोटोन। दीज पैकेट्स इज नोन एज फोटोन। ये बातें किसने बताई थी? ये पहले ही हमारे, ये कौन बता चुके थे सर? ये प्लांक बता चुके थे। ये अभी तक बात किसने नहीं बताई है? अभी तक ये आइंस्टीन की थ्योरी नहीं है, ये प्लांक की थ्योरी है। ये कह रहे हैं कि सर जी जो हमारा रेडिएशन होता है, जो रेडिएशन है, चाहे यूवी रेज हो चाहे कोई सी भी रेज हो, वो कह रहे हैं सर कि जो भी आपके रेडिएशंस होते हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स एंड बंडल की फॉर्म में चलते हैं और इन पैकेट्स एंड बंडल को हम क्या कहते हैं? फोटोन। अब इसकी थ्योरी को कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सभी तो ये सोच रहे थे कि भाई लाइट क्या है, वेव नेचर में शो करती है। लेकिन ये बच्चा पहले ही बता चुका था कि भाई लाइट स्मॉल पैकेट्स एंड बंडल की फॉर्म में आती है, कोई ध्यान नहीं है। लेकिन आइंस्टीन ने आकर इसकी थ्योरी को उठाया, तब जाके इसको आप पढ़ रहे हो, नहीं तो आप इसको पढ़ना भी भूल जाते, क्योंकि कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अब आइंस्टीन आते हैं ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ठीक है? 19th सेंचुरी में क्या होता है कि सर प्लांक इसको बेस बनाते हैं, ठीक है? इसको बेस बनाते हैं और ये कहते हैं कि भाई जो फोटोन है क्या? ये सारी बातें भी, ठीक है, ये सारी बातें भी प्लांक ही बता रहा है जो मैं बता रहा हूं। फोटोन क्या है सर? मैंने बोला स्मॉल पैकेट्स एंड बंडल्स, सारी प्रॉपर्टी भी लिख लो, स्मॉल पैकेट्स एंड बंडल, ठीक है? ये होते हैं स्मॉल पैकेट्स एंड बंडल। आपको ये समझना होगा और क्या होता है सर इसका? भाई फोटोन हैज एच न्यू एनर्जी, यानी एक फोटोन के पास में एच न्यू एनर्जी होती है। दूसरी बात क्या बताई? फोटोन इज चार्जलेस, यानी फोटोन चार्जलेस एक क्या है? प्रॉपर्टी है। चार्जलेस कोई भी एक बंडल है, पैकेट है, यानी जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो क्या सर ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा? अब समझ गए, चार्ज ही नहीं है तो कोई इसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा जो स्पीड होती है, इसकी स्पीड जो है वो सर उतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? फोटॉन्स की है। अब इसी को बेस मानकर 19th सेंचुरी के आसपास में आइंस्टीन क्या एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? आइंस्टीन ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई साहब जो आपका फोटॉन्स है, ठीक है, अब देखो पहले समझ लो, जो फोटोन है वो किससे स्ट्राइक करेगा? यहां पर क्या है सर जी? ये मेटल शीट है और मेटल शीट में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। जब आपको मजे से समझ में आ जाए ना तब आगे बात करना, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि सर जैसे यहां से कोई भी रेडिएशन का सोर्स है और इस सोर्स से क्या आ रही है? रेडिएशन आ रही है, तो रेडिएशन किसकी फॉर्म में आएगी सर? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है सर जी? आप बोलोगे फोटॉन्स होते हैं। तो इन्होंने कहा कि ढेर सारे फोटॉन्स, ऐसे ही स्मॉल पैकेट्स फोटॉन्स क्या करते रहते हैं? आते रहते हैं। अब एक फोटोन जब यहां स्ट्राइक करेगा, अब ध्यान से समझना, समझने की बात क्या है। इन्होंने बोला, आइंस्टीन अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, आइंस्टीन कह रहे हैं कि जब ये फोटोन आएगा तो एच न्यू एनर्जी साथ लेकर आएगा। बोले हाँ जी सर। तो इन्होंने कहा जो एक फोटोन है, एक फोटोन अपनी सारी एनर्जी, ठीक है, एक फोटोन अपनी सारी एनर्जी किसको दे देगा? एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। फिर सर फोटोन का क्या होगा? फोटोन ने तो अपनी सारी एनर्जी किसको दे दी? इलेक्ट्रॉन को दे दी। तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा? फिर फोटोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ गए ना? ये सारी बात कौन बता रहे हैं? आइंस्टीन बता रहे हैं कि भैया एक फोटोन
जब आएगा तो किससे स्ट्राइक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा और अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको दे देगा, उस एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा और अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, क्योंकि उसके पास अब कोई एनर्जी बची ही नहीं, ठीक है, तो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब यहां से बात समझो कि इलेक्ट्रॉन यूज दिस एनर्जी, ठीक है, दिस एनर्जी इनटू टू पार्ट्स। अब इलेक्ट्रॉन इसको दो पार्ट्स में यूज करता है। पहला क्या होता है सर जी ना, फर्स्ट होता है इन एमिटिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ शीट, यानी शीट के सरफेस से बाहर आने में, जो कि हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन करने में, है ना, वर्क फंक्शन करने में। एंड द रेस्ट एनर्जी, ठीक है, प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। जो बाकी बची कुछ एनर्जी है वो क्या देगी, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ये सारी बातें कौन बता रहे हैं, ये सारी बातें बताई है आइंस्टीन ने। ध्यान से समझना, ऊपर की सारी चीजें किसने बताई, प्लांक ने। प्लांक पहले अपनी हाइपोथेसिस, अपनी थ्योरी में बता चुके थे कि भैया जो हमारा लाइट है, जो हमारा रेडिएशन है, वो किसकी फॉर्म में आता है सर जी, स्मॉल पैकेट्स एंड बंडल की फॉर्म में आता है। लेकिन उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। बट आइंस्टीन ने 19वीं सेंचुरी के आसपास ये बताया कि भाई साहब जो बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक फोटोन के पास में hν एनर्जी होती है, ये सारी बातें आपकी बिल्कुल सही है। और जब ये फोटोन किसी मेटल शीट से स्ट्राइक करता है तो अपनी सारी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। अब वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेगा और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को दो वर्क में डिवाइड करता है। पहला सर, जो आप कहेंगे कि जब वो एनर्जी लेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेगा और लेने के बाद में क्या करेगा, यहां से बाहर निकलेगा ऐसे, तो कुछ वर्क फंक्शन करने में चली गई, एंड फिर बाकी बची हुई जो रेस्ट थी वो इसको काइनेटिक एनर्जी में वेस्ट करेगा। तो दो जगह पर ही अपनी एनर्जी को क्या करता है, यूज करता है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि एक इक्वेशन दी, क्या इक्वेशन दी सर, कि hν इज इक्वल्स टू होता है सर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यानी जो टोटल एनर्जी है किसकी है सर, ये hν किसकी थी, ये थी फोटोन की, और फोटोन ने किसको दे दी, फोटोन ने दे दी इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी hν है वो दो काम करने में जाएगी, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में। दिस इज ऑन द बेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कौन सा बेटा, एनर्जी। ये इस पर वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। पूछे भी जा सकता है आप लोगों से कि आइंस्टीन की थ्योरी किस थ्योरी पर बेस्ड है या किस प्रिंसिपल बेस्ड है, तो आप बोलोगे सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, यानी एनर्जी जो है दो कामों में डिवाइड हो जा रही है। आप बोलोगे सर hν और W0 यानी वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी में। अब उन्होंने आगे बताया इसी को, भाई जो W0 है उसको हम लिख सकते हैं hν0, है ना, वर्क फंक्शन को हम hν0 लिख सकते हैं। बोले हाँ जी सही। तो बोले अब की बार जो इक्वेशन है, जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, वो कह रहे हैं सर जो हमारी इक्वेशन है hν0 और प्लस में ke काइनेटिक एनर्जी, ये इधर आएगा सर hν माइनस hν0 इज इक्वल्स टू ke काइनेटिक एनर्जी। आप बोलोगे सर h तो यहाँ कॉमन है, ν माइनस ν0 इज इक्वल्स टू ke। तो यही क्या है सर, आइंस्टीन की इक्वेशन है जो उन्होंने प्रोवाइड की थी। ठीक है, समझ में आया, बोलो एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ सारी बातें। ये आइंस्टीन की थ्योरी है जो उन्होंने अपने किस में दी है सर, अपनी हाइपोथेसिस में दी है, अपनी थ्योरी में दिया है कि भाई साहब इस तरह से लाइट अपना नेचर शो करती है और उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इतना होगा। बोलो समझ में आया ना बेहतरीन तरीके से। अब बेहतरीन तरीके से आया तो लाइक ठोक के जाना, ठीक है बेटा, मस्त आया ना समझ में। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं कि आगे की इन्होंने, ओके बच्चे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आइंस्टीन की इक्वेशन का यूज करके हम लोग यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का ग्राफ एक बार फिर से आपको समझाने वाले हैं। देखो जैसा कि हम पहले भी इसको बना चुके थे सर, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है और ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। आपको पता है कि सर जब फ्रीक्वेंसी थोड़ा हाई होगी तब जाके आपका जो है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ जो है सर ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसको पीछे मिलाओगे कहीं जाकर ये कट करेगी, वहां आपका वर्क फंक्शन होगा। लेकिन आप आइंस्टीन की इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, तो आइंस्टीन ने कहा था कि सर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है सर, hν माइनस वर्क फंक्शन होती है, माइनस वर्क फंक्शन, है ना। अभी हमने ये इक्वेशन को देखा दी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी सर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, hν माइनस W0 लिख लो इसको, ठीक है, hν माइनस W0। अब सर अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल V निकालना है तो h अपॉन V न्यू माइनस W अपॉन E हो गया।
अब जब हम इसका सर कोई भी स्लोप निकालते हैं हम लोग, है ना, जब स्लोप निकालते हैं तो ये जो स्लोप है सर, स्लोप का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ स्लोप, अगर आपने थोड़ा सा भी 11th वगैरह में मैथ वगैरह पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो 10th में तो नहीं आता, 11th में आ जाता है, जिन बच्चों ने नहीं स्टडी किया वो समझ लो। स्लोप की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, तो भाई यहाँ जो y है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल को। तो m क्या हो गया सर आपके पास में, है ना, m क्या हो गया सर, h अपॉन में e हो गया, ये स्लोप है आपका। क्या सर जी, ये स्लोप है, कि स्लोप जो होगा इसका वो कितना होगा, ये जो है आपका वो कितना होगा सर, m इज इक्वल्स टू टेन थीटा भी होता है, m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन थीटा हो जाएगा h अपॉन में e। तो ये जो स्लोप है आपका वो टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h अपॉन में e। ठीक है, उसके बाद सर जो आपका इंटरसेप्ट है c, c क्या आपका इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा आपका c, c कितना है माइनस w अपॉन e। ठीक है, तो ये आपकी पूरी प्रॉपर जो है ये ग्राफ का इक्वेशन है, जो ग्राफ हमने बनाया था ना उसका प्रॉपर इक्वेशन है, कि यहां से ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको डायरेक्टली भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बच्चे मस्ट करके इसको याद कर लेना। अब हमारे साइंटिस्ट आते हैं डी ब्रोगली। ठीक है, तो डी कौन आ जाते हैं भाई साहब, डी ब्रोगली आ जाते हैं, है ना, डी ब्रोगली। अब डी ब्रोगली सारा गेम ही चेंज कर देते हैं। अब डी ब्रोगली जब आते हैं तो वो सारा गेम चेंज कैसे कर दिया, देखो अभी तक बात चल रही थी किसको लेकर सर, रेडिएशन को लेकर, कि रेडिएशन के पास में डुअल नेचर होता है। अब डी ब्रोगली जो कि साइंटिस्ट थे आर्ट्स के और घुस गए किसमें, फिजिक्स में, समझो एक बात, है ना, कहानी बदल दी इन्होंने। अब ये जो डी ब्रोगली है भाई साहब, ये क्या कहते हैं, ये अपनी एक इक्वेशन देते हैं, और इन्होंने अपनी इक्वेशन में ये बोला कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, फिर इन्होंने इसको प्रूफ भी किया, फिर उन्होंने इसको प्रूफ भी किया। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दूं, पहले क्या बता रहे हैं पहले इसके बारे में समझ लेंगे एकदम डिटेल से। ठीक है, ये रफ कर देते हैं फिर उसके बाद समझते हैं इसको। ठीक, अब देखो डी ब्रोगली ने सारा गेम कैसे बदल दिया। अब डी ब्रोगली जैसे ही आते हैं तो डी ब्रोगली ये कहते हैं भाई साहब कि एवरी मैटर, ठीक है, देखो कहानी देखना, एवरी मैटर हैज, मैटर की बात कर रहे हैं अभी ये, मैटर हैज, ठीक है, डुअल नेचर, मैटर हैज डुअल नेचर। इन्होंने बोला कि भाई साहब जो भी मैटर है, जो कि मूविंग मैटर है, जैसे मैं हूं तो मैं भी अपने आप में एक मैटर हूं, एवरीथिंग इज अ मैटर, तो उन्होंने बोला मैटर के पास भी क्या है सर, डुअल नेचर होता है। अभी तक हम बात कर रहे थे रेडिएशन के पास में, कि रेडिएशन के पास में ही क्या होता है, डुअल नेचर होता है। डी ब्रोगली कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो हाइपोथेसिस कह रहे हो ये डुअल नेचर रेडिएशन के लिए नहीं, ये मैटर्स में भी होता है। यानी कि अगर मैं हूं तो मैं भी अपने पास में एक वेवलेंथ कैरी कर रहा हूं, लेकिन क्या ये वेवलेंथ आपको दिख रही है, अब बोलोगे नहीं दिखेगी, क्यों, क्योंकि आप देखो यहां पर जो लैम्डा है किस पर, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप बोलोगे सर जी मास एंड वेलोसिटी, अगर ये दोनों ज्यादा होंगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बोलोगे ठीक है सर। तो ये किसके लिए नोटिसेबल होंगी, ये छोटे पार्टिकल्स के लिए जिनका मास कम होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इन सब के लिए विजिबल होंगी, है ना, इनको देखा जा सकता है, बट हमारे लिए नोटिसेबल नहीं होंगी। बट हम भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, आप सोचो, आपने कभी सोचा था, दिमाग लगाया था कि हम भी डुअल नेचर शो कर रहे हैं, कि लाइट तो छोड़ो, रेडिएशन तो छोड़ो, रेडिएशन तो डुअल नेचर कर ही रही है, ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो मैटर है वो भी क्या काम कर रहा है, डुअल नेचर शो कर रहा है। बात दिमाग ही घूम गया यार, ये कैसे हो गया, मतलब अपने आप में सोचो, एक अलग ही फिनोमिना इन्होंने दे दिया कि भाई साहब क्या है, एवरी मैटर हैज अ डुअल नेचर प्रॉपर्टी। अब इन्होंने बोला कि भाई साहब इसको प्रूफ करके दिखाओ, ऐसे तो हम नहीं मानेंगे। वो बोले ठीक है रुको एक मिनट, काम करते हैं शुरू, है ना। इन्होंने बोला कि भाई तो आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दी थी E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है ना, किसका इक्वेशन था सर, ये आइंस्टीन का इक्वेशन था। ठीक है, और हमें पता है कि सर जी जो E बराबर होता है वो कितना होता है, E इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू, और न्यू जो है सर, न्यू जो है वो होता है आपके पास में, न्यू इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लैम्डा। तो ये दोनों ही इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी सर आइंस्टीन की इक्वेशन है और ये भी, तो उन्होंने बोला सर एच न्यू इज इक्वल्स टू होता है एम सी स्क्वायर। अगर आप न्यू की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां बोल रहे हैं सर सी से सी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इन्होंने बोला सर h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू m इंटू सी। अब ये बोल रहे हैं सर एक बात बताइए मुझे, इधर अगर लेकर जाएं तो h इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू m इंटू सी, ये इधर पहुंचेगा h अपॉन m इंटू सी इज इक्वल्स टू लैम्डा। यहां पर c क्या सर, लाइट की स्पीड है,
है ना। अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से चल रहा है तो इतना हो गया, अगर कोई पार्टिकल c की जगह v वेलोसिटी से चल रहा है तो h अपॉन m इंटू वी। बोलो हाँ या नहीं। अब इन्होंने बोला आगे जाके कि सर लैम्डा h अपॉन एम वी को क्या कर सकते हैं, p रख सकते हैं। तो p सर किस में होता है, पार्टिकल्स में, यानी ये जो मोमेंटम होगा किस में होगा सर, जो मैटर है ना, उसी में तो मास एंड वेलोसिटी होगी। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब इस इक्वेशन ने सारी की सारी कहानी बदल दी, और ये बता रहे हैं कि भाई साहब जो भी आप ले लो, कोई भी मैटर आप ले लो, उसमें क्या होता है सर, डुअल नेचर होता है। तो ये प्रूवेबल भी है, ये आगे जाके इन्होंने प्रूव भी कर दिया, बोल रहे हैं ठीक है सर, तो अब तो मानना ही पड़ा। ठीक है, तो इसी को इन्होंने कहा कि सर मैटर वेव्स, क्या कहा इन्होंने इसी को, मैटर वेव्स, है ना, इन्हीं को मैटर वेव्स भी कहा। ठीक है, कि यानी जो आपका मैटर होता है वो वेव की प्रॉपर्टी को शो करता है, और इन वेव्स को हम क्या कहते हैं, मैटर वेव्स कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं इनको, मैटर वेव्स कहते हैं। इसकी इक्वेशन उन्होंने प्रूव करी, किसको लेकर सर, आइंस्टीन की थ्योरी को अपना बेस बनाकर। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है, E इज इक्वल्स टू एच नहीं होता है, दोनों के इक्वल रखा, इक्वल रखने के बाद सॉल्व किया, तो सॉल्व करने से हमें ये इक्वेशन मिली, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, या लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। अब ये आगे इस थ्योरी को और बढ़ाते हैं, और यहां से सर काइनेटिक एनर्जी के लिए भी एक क्या करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। तो चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी प्रूव कर लेते हैं। तो ओके गाइज, ये आपका फाइनल लास्ट एक्सप्रेशन है डी ब्रोगली के इक्वेशन के लिए, कि हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं, जो किसने एसोसिएट किया अभी तक, इलेक्ट्रॉन ने। तो एज ए वी नो दैट कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन थी, ठीक है जी, डी ब्रोगली का जो इक्वेशन थी वो हम लोगों को पता है कि सर लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी था। ठीक है जी, एच अपॉन एम वी। अब हम लोग जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल्स टू होती है हाफ एम वी स्क्वायर। कितना होता है बेटा, K इज इक्वल्स टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब बोलोगे सर इसको ऐसे लिख लो, 2K इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखने में क्या इजार है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, इधर वाले में इक्वेशन में m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड, ये m इधर आ जाएगा, 2km इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो गया। आप बोलोगे सर जी m का स्क्वायर और v का स्क्वायर हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, 2km इज इक्वल्स टू कितना हो गया, p का स्क्वायर, क्योंकि m इंटू वी इज इक्वल्स टू p होता है, तो p इज इक्वल्स टू कितना हो गया, रूट 2km। ठीक है, रूट में 2km, और ये जो किसकी वैल्यू है सर, ये m इंटू वी की वैल्यू है। ठीक है, किसकी वैल्यू है, m इंटू वी की वैल्यू है, क्योंकि यही p है। अब अगर मुझे निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है h अपॉन एम वी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहाँ से देखो मोमेंटम भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। तो ये लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, आप यहाँ पर लिख लो, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी का वैल्यू, यानी जो p का वैल्यू हो गया सर 2km। अब देखो k को हम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, लैम्डा अपॉन रूट में h अपॉन 2 ev इंटू m। तो ये फाइनल आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ जो मास है वो किसका रखना है, इलेक्ट्रॉन का। अच्छा h क्या है सर, h है प्लैंक कांस्टेंट, h की जो वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 होती है। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है, मैं भी मास लिख रहा था, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये सारी वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर दोगे, है ना, ये सारी की सारी वैल्यू अगर आप लैम्डा में पुट कर दोगे, तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी बेटा आपका, ठीक है, 12.27 अपॉन में रूट वी। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्या होता है सर, एंगस्ट्रॉम में होता है सर जी 1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, याद रखना, ये एंगस्ट्रॉम में होता है। तो बच्चे कैसा रहा आपका क्लास, कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में करके बताना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट से, ठीक है, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेना आप। और कैसी रही क्लास, कैसा रहा चैप्टर, आपको कितना मजा आया, फटाफट से कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा हो तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना।